हमारी मंथली इनकम है उसका तकरीबन 20% तो आपको ज़रूर करना चाहिए सिप में। पैसे को अगर अप्रिसिएट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको ज़रूर इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, सिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जितना मार्केट टूटेगा सिप इन्वेस्टर्स के लिए उतना फ़ायदा है, क्योंकि उतने नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट होगा कि अगर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए, तभी पैसा आपका बनेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा आ भी सकता है और शॉर्ट टर्म में पैसा आप खो भी सकते हो। ये कह सकते हैं करोड़पति बनने की स्कीम बहुत आसान सुगम तरीका है, करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं। हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट स्मार्ट एसआईपी में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि इस पॉडकास्ट के जरिए अगर आप इन्वेस्टमेंट, निवेश करना चाहते हैं तो इसको बेहतर बना सके। आपकी हर एक परेशानी, हर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होता है उसको पूरा कर सके। नए नए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं इस पॉडकास्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्मार्ट एसआईपी, जैसे कि हमारी सीरीज भी है स्मार्ट एसआईपी, और इसमें एसआईपी की बात ना हो, म्यूचुअल फंड की बात ना हो, इन्वेस्टमेंट की बात ना हो, पर्सनल फाइनेंस की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे कि आज एसआईपी को लेकर बात करेंगे, हालांकि पहले भी हमने बात की है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, आप जा सकते हैं, जो हमारे पुराने पॉडकास्ट हुए हैं। और इस बार का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें आपके मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर हमें निवेश करना है, कुछ टाइम के लिए करना है, लॉन्ग पीरियड के लिए करना है, तो किस में निवेश करें, कितना पैसा लगाएं, कितना फायदा आपको मिलेगा, क्या टैक्स की कोई सीमा होती है, तमाम वगैरह वगैरह सवाल होते हैं। मार्केट अगर डाउन है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान के प्रहलाद, जो पर्सनल फाइनेंस और साथ ही म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट है। और बड़ी बात यह है कि को फाउंडर है गुल्लक थ्योरी के, और ऐसे में इसके जरिए वो कई जो उनके व्यूअर हैं उनको नॉलेज देते हैं, उनको जानकारी देते हैं। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग हो। बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है आपका एटी हिंदी में। और जैसा कि आज एसआईपी में हम बिल्कुल नई नई चीज़ें आपसे सीखने वाले, जानने वाले कि आज का ये टॉपिक कितना ज़्यादा खास इसे बनाएंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यही कि एसआईपी की बात हो रही है और प्रॉफिट की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि ये एसआईपी क्या है और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कितने रुपए से शुरू करना चाहिए। थैंक यू संध्या, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। एसआईपी की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं। उसमें एक तरीका सिप का भी है। सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप हर महीने एक रकम आप चूज़ करते हो और हर महीने उस रकम को आप इन्वेस्ट करते हो। और निवेश होता है और साल में इकट्ठा होता है, 5 साल में और भी इकट्ठा होता है, 10 साल में और भी इकट्ठा होता है, 15-20 साल होते होते वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो सिप करना चाहिए और हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मैं कह रही थी कि कितने से शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अमूमन लोग सैलरीड हैं, जॉब करते हैं, तो उनके दिमाग में आता ही होगा एक टाइम पे, तो वो ये सोचते होंगे कि यार ठीक है, हम सैलरी आती है, ख़त्म हो जाती है, सेविंग्स कुछ है नहीं। तो उनके लिए मैं चाहूँगी आप बताएं कि एसआईपी में अगर शुरू करें, सिप में शुरू करें, पैसा लगा रहे हैं, तो एक अमाउंट क्या हो। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सिप हमें करना क्यों है। जब तक हमारे पास में कोई गोल नहीं होगा ना, तब तक हम उस गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो पर्पस क्या है सिप करने के, कि सपोज अगर मुझे हॉलीडे पे जाना है, राइट, तो हॉलीडे का प्लान हम 2 साल 3 साल में कर सकते हैं। अगर आज हमें इंटरनेशनल हॉलीडे पे जाना है तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। 2-2.5 लाख रुपए अगर 2.5 साल 3 साल में चाहिए तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। एक हो गया शॉर्ट टर्म गोल आपका। आपको मिड टर्म में आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आप 5 साल 6 साल में एक रकम आप सिप करके, इन्वेस्ट करके आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, उसका डाउन पेमेंट दे करके खरीद सकते हो। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये रिटायरमेंट हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिप करना है। आप उस सिप के थ्रू पैसा इकट्ठा करके आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत कितना है, कितने पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें सिप करना चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि जो भी हमारी मंथली इनकम है
उसका तकरीबन 20% तो आपको ज़रूर करना चाहिए सिप में। अगर आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो तकरीबन 10,000 रुपये आपको ज़रूर सिप करना चाहिए। और 20,000 कमाने वालों के लिए फॉर्मूला है? बिल्कुल, अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसका 20% देख लीजिए, 4,000 रुपये हो गया। कहने का मतलब ये कि जो भी आप महीने का अर्न करते हो ना, उसका 20% आपको ज़रूर सेव करना चाहिए। अगर आप 20% सेव करते हो तो आप आराम से 15 से 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हो। प्रहलाद जी, सीपी क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मतलब इतना तेज क्रेज जो बढ़ रहा है मार्केट में, सिप का लगातार नाम सुनते ही इन्वेस्टमेंट भागे चले आ रहे हैं सिप के पीछे, मतलब यही क्यों? हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स हैं, जो एवेन्यूज़ है, वो क्या क्या है। अगर आप देखो तो बैंक एफडी आप कर सकते हो, बैंक आरडी कर सकते हो, आप बॉन्ड ले सकते हो, है ना। ये सारे मार्केट में एवेन्यूज़ है इन्वेस्ट करने के लिए। आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर क्या रिटर्न है, उस पर 6, 6.5, 7% का रिटर्न है। सिर्फ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 5 से 10 साल रखते हो तो ऐसा देखा गया है कि तकरीबन आपको 12 से 15% का ब्याज मिल जाता है। 12 to 15% का एप्रिसिएशन होता है। तो मुझे लगता है कि पैसे को अगर अप्रिसिएट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको ज़रूर इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, सिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सिप में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो आपका पोर्टफोलियो बहुत मुश्किल है बनना। दूसरा, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले। अगर आप एफडीज़ में जाओगे तो जितना इन्फ्लेशन है उतना इंटरेस्ट है, यानी आपके पैसे पे बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इक्विटीज़ में, सिप में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे सिप की बात आती है और म्यूचुअल फंड का अगर जिक्र हो, सिप की बात ना हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इनमें कुछ डिफरेंस होता है? कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसकी वजह से कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सही, मार्केट में अगर हम देखें ना तो तकरीबन बहुत 4-5 फंड्स जो बहुत पॉपुलर है। एक मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपका निवेश का ड्यूरेशन कितना है, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका नज़रिया 7 साल से 10 साल के बीच का है तो आप स्मॉल कैप फंड में चाहिए। अगर आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड से आप दूर रहिए। अगर आपको फिर भी करना है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लार्ज कैप में जाना चाहिए। और दूसरा, कभी भी आप गूगल में देख के मत इन्वेस्ट कीजिए कि कौन सा ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप अपने नज़दीकी फंड मैनेजर के पास जाइए, जो फंड एडवाइज़र है उनके पास जाइए, उनसे सलाह कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी जर्नी बताइए, उनके थ्रू फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। आप जैसे कह रहे हैं ना अभी कि 2 से 3 साल वाले तो म्यूचुअल फंड में देखिए ही मत, तो क्या टाइम ड्यूरेशन हो सकती है इसकी, मतलब कितने साल तक का शुरुआत कर सकते हैं? मुझे लगता है कम से कम 5 साल का तो नज़रिया होना चाहिए, तभी आपको पैसा बढ़ेगा। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आज आप 10,000 रुपये महीने का सिप करती हैं, साल में कितना हो गया, 1,20,000 रुपये हो गया, है ना। और 5 साल में आपने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, है ना। अगर आज आप 10,000 रुपये महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 5 साल के बाद आप देखोगे कि हर दिन के हिसाब से 10,000 रुपये आपकी पोर्टफोलियो की बढ़ोतरी हो रही है। यानी जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है ना, वो 5 साल 6 साल के बाद होता है। तो एटलीस्ट आप 5 साल 6 साल इन्वेस्ट कीजिए, तब इन्वेस्टमेंट करने का मज़ा है। अदरवाइज बहुत मज़ा नहीं है। आप कह रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सीपी क्यों? जैसे कि कई सारे, हम जैसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि गोल्ड, आप खुद ही कह रहे थे गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक जरिया बन चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती रहती है, और अमूमन ये सवाल उठता भी रहता है कि देखिए जो इन्वेस्टर होते हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है, कि अपनी वापस निकालो, सिप वापस कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है? दोनों कंडीशंस में ना मार्केट चल रहा है, फिर भी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उनके लिए फ़ायदा है। जब मार्केट चलता है तो आपका पोर्टफोलियो है ना, वो बढ़ता है, यानी आपकी एनएवी बढ़ती है तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट टूटता है तो जो आप हर महीने से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे। तो जितना मार्केट टूटेगा सिप इन्वेस्टर्स के लिए उतना फ़ायदा है, क्योंकि उतने नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट होगा, और जब मार्केट चलेगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा फिर उसमें। तो आप ये ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केट टूट रहा है ना, तो आप अपने निवेश को बढ़ाइए,
रोकिए मत, कम मत कीजिए, आप बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए कि अगर आज आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको एक सर्टेन यूनिट्स मिल रहा था मार्केट के ऊपर वाले लेवल पे, लेकिन जब मार्केट टूटेगा तो यूनिट्स का प्राइस भी कम होगा, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेगा, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। तो ऑलवेज आप जब भी मार्केट टूटे तो प्लीज़ आप अपने सिप की अमाउंट को बढ़ाइए। और एक और फार्मूला आप लगा सकते हैं कि मार्केट जिस दिन भी लगता है कि आपको अगर 2 से 3% से ज़्यादा टूट चुका है ना, तो एक किस्त और बढ़ा दिया कीजिए अपने सिप में। अगर आप महीने का 10,000 रुपये कर रहे हैं तो उस महीने आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन ये तो आपने बता दिया जिन्होंने पैसा लगाया है, सोचिए ना कि जो बिगनर होंगे उनके लिए तो बड़ा डेंजरस वाली सीन हो जाएगा कि उनका ट्रस्ट कैसे बनेगा फिर। तो उनके लिए जो सबसे बढ़िया है ना कि आप निफ्टी 50 में लगाइए। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड है जो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं उसकी ऑनरशिप आपको मिलेगी, आप उसमें पैसा लगाइए। उसमें फ्लक्चुएशंस फिर भी कम है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के कंपैरिजन में ना उसमें फ्लक्चुएशंस कम है। तो जब भी जो नया इन्वेस्टर्स है उसको सबसे पहले निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए पैसा। तो मतलब सेफ है ये? हाँ, सेफ है। अच्छा, बिल्कुल सेफ है। कितना फंड बन सकता है अगर इसमें पैसा लगाएं? कितना प्रॉफिट उन्हें होगा? हर देखिए- कोई प्रॉफिट की बात होती है, हर देखिए- कोई ये सोचता है कि देखिए, कितना मेरे को मुनाफा मिलेगा। मार्केट में रिस्क और रिवार्ड की बात होती है। जितना आप रिस्क लीजिएगा उतना आपको रिवार्ड मिलेगा, जितना कम रिस्क लीजिएगा रिवार्ड आपको उतना मिलेगा। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो आप हिंदुस्तान के 50 बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उनकी अर्निंग भी अच्छी है, राइट। ऐसा देखा गया कि लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स का देखेंगे ना तो तकरीबन आपको 10 से 12% का रिटर्न एवरेज मिल जाता है। इट मीन्स एफडी से बेहतर रिटर्न है। एफडी में कितना मिलता है? 6%। इसमें आपको कितना मिल जाएगा? इसमें कितना मिलेगा आपको? 10 से 12%। आप ही कह रहे थे कभी 15 भी बोला था। 15 भी मिल सकता है, लेकिन आप 10 से 12 मान के चलिए कि आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगा। तो जो बिगिनर है, जो पहली बार मार्केट में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए निफ्टी 50 बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी 50 कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, जैसे कि मार्केट डाउन में भी आपने बता दिया कि ये भी एक सुनहरा मौका है, तो रिस्क रिवॉर्ड की भी हम बात करें, डर के आगे जीत है ये एक अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते हैं। जो बिगनर हैं उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फंड जब चूज़ करते हैं बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मान लो मैं न्यू बिगनर हूँ, मैं निवेशक हूँ, मुझे पैसा लगाना है अपना, मुझे अच्छा फंड तैयार करना है, लेकिन मुझे ये सिलेक्ट करने में बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन सा फंड लूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसको लेकर रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे जीत तभी होगी जब मार्केट टूटे और अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दे, तब उस डर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीत में। अगर आपने छोड़ दिया तो शायद बहुत बड़ा पैसा नहीं बन पाया, और मार्केट से आप निकल गए तो फिर भी पैसा नहीं बनेगा। तो डर के आगे जीत तभी हो सकती है कि आप अपने पैसे को जब मार्केट टूटे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि कम स्तर पे, कम एनएवी पे आपको पैसा लगाने का मौका मिले और नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिले। इतने सारे फंड्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चूज़ करें, कौन सा अच्छा हमें रिटर्न देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में ना, अगर मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये का सिप करना चाहती हैं, है ना, तो आप इसको ना 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। पहला 4,000 रुपये आप निफ्टी 50 में डाल दीजिए, जो हिंदुस्तान के 50 बड़ी कंपनी में लग गई। उसके बाद जो दूसरा 3,000 रुपये है उसको आप मिड कैप फंड में लगाइए, और जो तीसरा 3,000 रुपये है उसको या तो आप स्मॉल कैप में लगाइए या फ्लेक्सी कैप में लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस्ड भी होगा और एग्रेसिव भी होगा। यानी मार्केट के हर लेवल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एग्रेसिव भी हो जाएगा क्योंकि आप मिड कैप में लगा रहे हो, आप स्मॉल कैप में लगा रहे हो, तो यहाँ से आपका अल्फा जनरेट होगा। अल्फा क्या होता है कि अगर मार्केट 12% के हिसाब से बढ़ रही है, अगर और ये दोनों मिड कैप स्मॉल कैप अगर आपको 15-16% रिटर्न ज़्यादा दे रहा है तो 3% की बढ़ोतरी आपको हो जाएगी। तो आप पहली बार मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप इस फार्मूला को लगा सकते हैं। फॉर्मूला तो आपने बता दिया, इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि भाई आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे ही पैसा लगाएगा। मुझे अपनी जेब से पैसा निकालना है तो पहले मैं सोचूंगी कि मुझे इस चीज़ में लगाना है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये क्या मतलब डर वाला माहौल नहीं होगा कि इतनी सारी चीज़ों में मैं पैसा क्यों लगाऊं? एक ट्रस्ट वाली चीज़ बड़ी चीज़ होती है। डर बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो ना
तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट 1978 में स्टार्ट हुआ था 100 पॉइंट से, आज भी हम 75,000 80,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये 100 पॉइंट से 80,000 का जो जर्नी है कभी भी स्ट्रेट नहीं रहा है। फ्लक्चुएशंस है मार्केट में। अगर फ्लक्चुएशंस नहीं होगा मार्केट में ना, तो आपको पैसे कमाने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज एफडी में क्यों नहीं कमा पाते हैं? क्योंकि उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन की आज आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया, 8 साल बाद पैसे इतने मिल जाएंगे, 10 साल के बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है 6%, 7%, 8% पैसा जो एफडी का पैसा है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा? नहीं ना। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। वो कहाँ पे मिलेगा? तो इस इक्विटीज़ मार्केट मिलेगा। डर तब है जब आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका नज़रिया 5 साल का है तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी 5 साल उठा के देख लीजिए, आपको 10 से 12% का रिटर्न आएगा ही आएगा। अच्छा, मतलब ये फिक्स है कि 10 से 12 तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है तो। अच्छा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं एक न्यूज़ जो पूरे सोशल मीडिया पे बिल्कुल हिली पड़ी है, बिल्कुल तहलका मचा रही है। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, मार्केट हिला पड़ा है, चाहे वो शेयर मार्केट की बात करें या फिर या यूएस की बात करें। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर कितने ज़्यादा ये इनके लिए संभल पाना, ट्रस्ट बना पाना कितना? ऐसी जियो पॉलिटिकल इशू ना होती रहती है। ये अपने कंट्रोल में नहीं है। क्या कोविड अपने कंट्रोल में था? नहीं था। 2008 में जो सब प्राइम हुआ था अपने कंट्रोल में था? नहीं था। 2000 में मार्केट टूटी थी Y2 के कारण, अपने कंट्रोल में था? नहीं था। लेकिन जितनी भी आप आज से देख लो, आज आप लास्ट 50 इयर्स का हिस्ट्री देख लो, ऐसे मार्केट टूटती रहती है और मार्केट टूटेगी ही। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये जियो पॉलिटिकल है, धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा। हो सकता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आपको अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नज़र नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मैंने ये देखा है कि आप सिप को लेके जोर देते हो और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म को लेके ज़्यादा जोर देते हो, जबकि कई इन्वेस्टर तो स्मॉल कैप में लगा लगा के पैसा एकदम डबल कर रहे हैं। डबल भी कर रहे हैं और नुकसान भी लेके जा रहे हैं स्मॉल कैप में। अगर आप स्मॉल कैप की बात कर रही है ना, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल से पहले मत सोचिए। अगर आप 5 साल से कम में सोचेंगी ना, तो स्मॉल कैप में पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो पैसा आपने निवेश किया है शायद उसका 30, 40, 50, 60% रह जाएगा। तो इसीलिए स्मॉल कैप रिटर्न के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन रिस्क भी उसमें ज़्यादा है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। नॉलेज पे भी डिपेंड होती है चीज़ें। जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप देखें तो नॉलेज तो चाहिए ही आपको। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप म्यूचुअल फंड्स में नहीं, आप डेट इक्विटीज़ में भी डाल सकते हैं पैसा, ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है नॉलेज के साथ साथ ना आपको मार्केट में टिके रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हैं तो पैसा नहीं बनेगा आपका। आप मार्केट अपने फंड मैनेजर से सलाह करके आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, पैसा बनेगा ही बनेगा मार्केट में आपका। जैसे कि कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं, इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएं या फिर कोई फंड खरीद लें म्यूचुअल फंड में, तो इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या सही है आपके हिसाब से? सी अगर आपको इस मार्केट का तजुर्बा है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, तो आप डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, करना भी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास में टाइम नहीं है, उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट इक्विटीज़ में लॉस भी कर सकती है। अगर आपको इक्विटी की एक्सपर्टीज़ है, तजुर्बा है, तो आप जाके डायरेक्ट इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें टाइम भी चाहिए होता है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है, तो शायद आप नुकसान कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि किसी अच्छे फंड हाउस में पैसा लगा करके, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा करके आप रिलैक्स रखिए। आपके बदले में जो आपकी एएमसी है, जो एसेट मैनेजर है, वो आपके बदले में काम कर रहा है और आपके बदले में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन प्रहलाद जी, जो यंग जनरेशन इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, और आप जैसे कि जितने भी मतलब अमूमन मैं एक्सपर्ट के साथ बात करती हूँ तो वो लॉन्ग टर्म की ही सलाह देते हैं। लेकिन ये सही भी है, सेफ भी है, अच्छा पैसा भी बनाता है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, अग्रेसिव जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि छोटे टाइम में हम बहुत बड़ा फंड तैयार कर लें। ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है भी तो कितना ज़्यादा उन्हें
ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है उनके उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि इक्विटीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, बट वो आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना चाहिए, तभी पैसा आपका बनेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा आ भी सकता है और शॉर्ट टर्म में पैसा आप खो भी सकते हो, तो वहाँ पे रिस्क और रिवार्ड बिल्कुल पैरेलली चलता है। अगर रिस्क मल्टीप्लाई होने का है बाय चांस, तो रिस्क ये भी है कि पैसा आपका टूट भी सकता है, डूब भी सकता है। तो आप अपने व्यूअर्स को यही बताइए कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, अच्छा पैसा बनेगा, अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा, एंड लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो हमेशा आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपने टैक्स की बात करी, उसी पे मैं आने वाली थी। एसआईपी की बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे सुन रहे हैं, बड़े आप बता भी रहे हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलता है। अच्छा, अगर कोई अच्छा फंड तैयार कर लेता है, अच्छा पैसा कमा लेता है, तो फिर ये टैक्स का क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है इसका? देखिए, आप साल में आप 1.25 लाख रुपये टैक्स फ्री पैसा निकाल सकते हैं। आज आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 5 ईयर्स के बाद आपको लगता है कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो जो 1.25 लाख रुपये आप निकालेंगे उस पर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर आपको 12.5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो आप हर साल उस हिसाब से प्लान करके 1.25 लाख रुपए निकालते जाइए टैक्स फ्री, जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा, तो हाँ, वो ज़्यादा सही रहेगा? वो ज़्यादा सही रहेगा, आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। अगर आपको उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आपको 1.25 लाख से ऊपर जो भी आप पैसा ड्रॉ करेंगे, रिडीम करेंगे, उस पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी आपको सैलरी से कम ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरी पे 30% टैक्स है, इस पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कि एसआईपी का मतलब ये कह सकते हैं करोड़पति बनने की स्कीम? बहुत आसान सुगम तरीका है, करोड़पति ज़रूर बन सकते हैं जी। बस इसके लिए पैसा एंड पेशेंस दोनों चाहिए। अगर आपके पास में पैसा है, पेशेंस है, तो आप ज़रूर करोड़पति बन सकते हैं, और बहुत छोटे पैसे से बन सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर 15,000 रुपये हर महीने हम निवेश करते हैं, 15 साल तक करते हैं, और 15% के हिसाब से बढ़ता है, तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। 15 साल में 1 करोड़? यस, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन सोचिए ना, उस टाइम तक तो इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सी इन्फ्लेशन 6-6.5% है। आप 15,000 रुपये 15 साल में दे रहे हो। आज इकट्ठा आप सारे पैसे तो नहीं दे रहे हो, 15वें साल में जाके दोगे, 10वें साल में जाके दोगे, है ना? तो आप इकट्ठा तो नहीं दे रहे हो ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, तो वो जो आपने पैसे दिए, तो उस पैसे की भी तो वैल्यू कम हुई थी जो आप 15वें साल में जाके दोगे। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ना ये चीज़ होती है कि 15 साल 30 साल वेट करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, कहीं ऐसा पैसा लगाया जाए कि हम कुछ चंद सालों में बिल्कुल करोड़पति बन जाए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? सबका मानना है कि हम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए, लेकिन टाइम से पहले इक्विटीज़ में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, आप अपनी अर्निंग को बढ़ाइए। आप अर्निंग को बढ़ाइए तो शायद उससे ज़्यादा आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। मुझे लगता है उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। नहीं, ज़रूर होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने स्किल्स को भी बढ़ानी चाहिए, ताकि आपकी पैसिव इनकम भी बढ़े। जो आज आप रेगुलर काम कर रहे हैं उससे तो पैसा आ ही रहा है, बट अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, ताकि आपकी इनकम और भी बढ़ सके। इक्विटीज़ में तो टाइम लगेगा। एक फार्मूला जो बताया, 15 साल आप इन्वेस्ट कीजिए, 15,000 रुपये के हिसाब से कीजिए, 15% के ब्याज से बढ़ेगा, 1 करोड़ रुपये बन जाएगा आपका। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, यही चीज़ कि जैसे हम आज भी जो सीनियर लोगों को देखें, वरिष्ठ नागरिकों को देखें, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो ना कुछ एफडीज़ करते थे और कहीं गोल्ड में पैसा लगा देते थे, प्रॉपर्टी ले लेते थे। उनके लिए ये जरिया बने रहते थे कि ठीक है, हमारा तो पैसा वहाँ लगा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा सिप क्या होता है। आप घर में किसी दादाजी से पूछो कि सिप में पैसा लगा, वो बोलेंगे ये क्या होता है। तो वो टाइम के उस टाइम के अगर कंपैरिजन में करूँ, तो उस टाइम पे उनका वो प्रॉफिट उन्हें ज़्यादा सही रहता था, या आज की डेट में जो ये लगातार फंड्स खरीद रहे हैं, इनमें पैसा लगा रहे हैं, या ये बेनिफिट ज़्यादा दे रहे हैं? सी, दो
दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले चले जाए तो उस समय हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ क्या क्या होते थे? इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, यही था ना? बैंक एफडीज, आरडीज, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, उसके अलावा कुछ और नहीं था। और उस समय में इंटरेस्ट रेट भी क्या था? 11%, 12%, जहाँ पे 6 साल, 5 साल में पैसा डबल होता था। आज अपने पास में एवेन्यूज़ काफ़ी है, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। पहले जहाँ पे 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट होता था, जहाँ पे आपका 5 से 6 साल में पैसा डबल होता था, आज बैंक में 12 साल में पैसा डबल होता है। तो उस समय और अभी में बहुत फ़र्क है। उस समय में म्यूचुअल फंड्स में कितने लोग इन्वेस्ट करते थे? इक्विटीज़ में कितने लोग इन्वेस्ट करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि एवेन्यूज़ था ही नहीं। अगर था तो लोगों के पहुँच तक भी नहीं था वो। आज पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने इस मार्केट से, इस म्यूचुअल फंड से, इस सिप से पैसा कमाया है, उनका पैसा बना है, इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया ये। और सिप में आप 100 रुपये से लेकर के, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 100 रुपये से लेकर के जितना भी चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने का। उम्मीद है जितने भी हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्रहलाद जी जैसे कि जब भी आते हैं कुछ नया नया फॉर्मूला हमें बता के जाते हैं, करोड़पति बनने का, पैसा इन्वेस्ट करने का, पैसा कमाने का, बड़ा फंड तैयार करने का, और काफ़ी सारे ट्रिक भी वो हमें देते हैं। तो बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, हमारे व्यूवर्स को हमें इतनी सारी नॉलेज देने के लिए, इतनी सारी ट्रिक्स बताने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर जुड़ेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है आपके दिमाग में कि ये रह गया है, ये कुछ आपके क्वेश्चन बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जाएं और वहाँ पे अपना सवाल लिख सकते हैं। उम्मीद है कि प्रहलाद जी आपका जो भी सवाल होगा उस कमेंट का, सवाल का जवाब ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही, पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।